आपके सामने तस्वीरें अमर जवान ज्योति के सामने। अब से बस कुछ ही लम्हों के बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि सेना के प्रमुख यहां पहुंचेंगे और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचने वाले हैं। A reversed rifle standing on its barrel and crested by a soldier's helmet, symbolizing the immortal soldier giving heart to stone, etched with golden letters Amar Jawan, he who lives forever. Fire, sacred and pure, the flames offering a prayer silently, radiant and strong. तीनों सेनाओं के प्रमुख थल सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह, वायुसेना अध्यक्ष एडमिरल आर.के. धवन और नौसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल और उपराहा 67वें गणतंत्र दिवस का गौरवशाली अवसर। राष्ट्र आज श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर। When Prime Minister Narendra Modi will arrive here, he will also lay a wreath here at the memorial. The wreath, symbolic in more ways than one, other than being the traditional form of floral tribute at funerals, the circular shape of the wreath is symbolic of eternity or eternal life, because a circle has no beginning or end. रक्षा राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का आगमन, इनका स्वागत सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों द्वारा। सेना अध्यक्ष जनरल दलबीर सिंह, वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल और उपराहा और नौसेना अध्यक्ष एडमिरल आर.के. धवन। This is again a view of the forecourt of Rashtrapati Bhavan, the President's bodyguards awaiting the arrival of their Supreme Commander, the President of India, Shri Pranab Mukherjee, as he will soon descend the 32-odd steps. राजपथ के दोनों ओर अपार जनसमूह राष्ट्र गौरव के इस पर्व का उल्लास और उमंग के साथ अवलोकन करने के लिए उपस्थित। It's a crisp January morning here in New Delhi, and though the day dawned bearing a thin veil of mist, a persevering sun seems to be winning, and a lovely golden glow slowly bathing the entire area. तो आप देख सकते हैं रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर पहुंच चुके हैं। कुछ देर पहले रक्षा राज्य मंत्री पहुंचे थे, तो रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर भी यहां पहुंच चुके हैं। अमर जवान ज्योति पर इंतजार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी, जो अमर जवान ज्योति पर पहुंचेंगे और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। गार्ड ऑफ ऑनर भी लेंगे यहां पर। तो यहां पर आप देख सकते हैं सेना के तीनों अंगों के जवान और उनके तीनों प्रमुख भी मौजूद हैं। कुछ देर पहले राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे, रक्षा राज्य मंत्री, और अभी आपने देखा रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर को। कमांडर आहूजा, देखिए, ये आज का जो पर्व है बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात होती है। मुझे 1960 याद आता है, जब मैं 10 साल का था, जब मैंने पहली बारी वॉर मेमोरियल को हाथ लगाया था और उस पर नाम देख के बोला था अपनी बड़ी बहन के साथ कि मेरा भी अपना नाम कब आएगा। उसका मतलब नहीं पता था कि वो कितनी बड़ी बात है। ऐसे ही देहरादून में लाल गेट है 58 GTC का, जिसको देख के आदमी रोमांचक हो जाता है, जिसमें 5-5 जनरेशंस के नाम उसके अंदर गुजरे हुए हैं, जो कि आज हमारे देश के लिए वॉर मेमोरियल का होना बहुत ही आवश्यक है। और मैं ये आशा करता हूं कि ये गवर्नमेंट अपने समय में कम से कम वॉर मेमोरियल हम लोगों को दे के जाएगी। बिल्कुल, हमारे स्टूडियो में मौजूद कैप्टन चटवाल, कमांडर आहूजा, ब्रिगेडियर संधू और कर्नल राठौर सभी इस बात की ओर कह रहे हैं कि हमारे जो अपने शहीद हैं उनके लिए भी एक स्मारक होना चाहिए। आपके सामने इंडिया गेट का ये अद्भुत नजारा, भव्य नजारा
इंडिया गेट का, और इंडिया गेट के नीचे अमर जवान ज्योति, जहां पर उस अनाम शहीद को श्रद्धांजलि दी गई है। ब्रिगेडियर संधू। अमर जवान ज्योति जिन शहीदों को याद करते हैं हम, उनके बारे में एक बात ये भी बड़ी कॉमन है कि उनमें इतनी कामरेडरी होती है कि उन्होंने अपनी लाइफ, दुश्मन को तो मारा ही मारा, अपने साथी की जान बचाते हुए अपनी लाइफ को गवाया। जैसे स्वामी को आप देखें, बिल्कुल, तो इन्होंने भी बचाते। आप विक्रम बत्रा को याद करें और मैं एक सेकंड रोक रहा हूं, यहां पर आप फ्रांसवा ओलांद को देख सकते हैं राष्ट्रपति भवन से। अब वो रुख करने वाले हैं राजपथ का। यहां पे फ्रांस के राष्ट्रपति, जो कि इस बार मुख्य अतिथि हैं गणतंत्र दिवस पर, 67वें गणतंत्र दिवस पर, आप देख सकते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद। और खास बात यह है कि इस बार एक फ्रांसीसी बैंड के मेजर जुआन क्लॉड लुबुए के नेतृत्व में फ्रांस की सेना का म्यूजिक ऑफ इन्फेंट्री, उसके 48 संगीतकारों का दस्ता भी जनपथ पर होगा। माननीय राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी। President François Hollande and President Pranab Mukherjee now leaving. और यहां देख सकते हैं अब आप फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद और भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब रुख कर रहे हैं राजपथ का। और अब से कुछ देर बाद हम अमर जवान ज्योति का भी रुख करने वाले हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे। तस्वीर आपके सामने राष्ट्रपति भवन की, जहां से अब से बस कुछ ही देर पहले फ्रांसवा ओलांद जो हैं वो शामिल हुए। वो बैठे उस गाड़ी में जिसमें प्रणब मुखर्जी के साथ वो अब सीधे रुख कर रहे हैं राजपथ का। As the Prime Minister's carcade makes its way to India Gate. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब राजपथ के जरिए अमर जवान ज्योति का रुख करते हुए अमर जवान ज्योति का रुख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहुंच चुके हैं वहां पर। और हम आपको बता दें कि अमर जवान ज्योति पर प्रधानमंत्री यहां पर शहीद सैनिक को श्रद्धांजलि देंगे, जो कि शहादत का सबसे ऊंचा प्रतीक है भारत में। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राजपथ पर मुख्य समारोह आरंभ होने से पहले इसी पावन स्थल अर्थात अमर जवान The Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, greeted warmly by Defence Minister Manohar Parrikar. The Prime Minister will now lay a wreath at the memorial. The buglers will sound the last post, which will be followed by 2 minutes of silence. Silence, which is the purest form of connecting. As every Indian today would seem to say, my words fall short, for no language can reveal the deepest reverence and gratitude I feel. So I close my eyes and bow my head to let silence say what's there to be said. My warrior, my soldier, my leader so bold, hear us as we reach out through the quietude of our soul. पूरे राष्ट्र का नेतृत्व करते हुए माननीय प्रधानमंत्री उन वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अंतर्जनगण सलमेक जस्ट अंतर्जनगण जय
Guard! Antarsena guard! Salute! Just! Antarsena guard! March up! Just! शहीदों को नमन करने श्रद्धांजलि कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अमर शहीदों को 2 मिनट के मौन का समापन राउज धुन के साथ हुआ, मगर उससे पहले हर साल लास्ट पोस्ट की ये धुन हमें न जाने क्या जज्बा भर देती है। ब्रिगेडियर संधू, ये जो लास्ट पोस्ट की धुन जब हमने सुना, सब लोग सावधान मुद्रा में थे, लास्ट पोस्ट की वो धुन बजाई जा रही थी, उसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं आप। मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि इसकी हिस्ट्री जो है वो अमेरिकन सिविल वॉर की हिस्ट्री है, जिसमें फादर और सन दोनों ऑपोजिट साइड में थे, और फादर ने जब देखा कि उसके ऑपोजिट किसी की मॉर्निंग की आवाज़ आ रही है तो उन्होंने जाके उसको इवैक्यूएट किया, और बाद में जब लेके आए अपनी साइड में और उन्होंने एक लालटेन लिट की, और लिट करने पे उनको पता चला तो ये उनका अपना ही बेटा है जो दूसरी साइड में लड़ रहा था। तो उन्होंने अपनी जो कॉन्फिडेंट आर्मी उसको बोलते थे, उनसे परमिशन मांगी कि मैं इसको मिलिट्री ऑनर्स देना चाहता हूं, आप मेरे को फुल मिलिट्री ऑनर्स देने दीजिए। लेकिन उन्होंने बोला क्योंकि ये ऑपोजिट आर्मी का है, हम फुल मिलिट्री ऑनर्स नहीं देने देंगे, लेकिन एक बिगलर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, या उसको चॉइस दिया गया। उन्होंने एक बिगलर सिलेक्ट किया गया, और वो बिगलर की ट्यून जो तब की बजी हुई है वही अभी तक चल रही है। जो श्रद्धांजलि भेंट होती है तो इसका बेसिस जो है वो अमेरिकन सिविल वॉर से शुरू हुआ है, जब एक पिता अपने बेटे को जो दोनों साइड से लड़ रहे थे तब श्रद्धांजलि। तो हमारे कितने दर्शकों ने ये जानकारी पहली बार सुनी होगी? ब्रिगेडियर संधू हमें बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं लास्ट पोस्ट जो धुन आपने अभी सुनी, उसके पीछे इतिहास एक पिता और पुत्र के अपने संबंधों का है। जब पिता ने अपने बेटे को शहीद होते हुए देखा और उसके बाद उसे वो श्रद्धांजलि देना चाहते थे, मगर चूंकि वो दूसरे पक्ष से लड़ रहा था, लिहाजा वो नहीं। लास्ट पोस्ट की धुन जो है उसकी जड़ें उसी लम्हे में थी। कर्नल राठौर जी हां, आप ये देखें लास्ट पोस्ट का रिवाज हिंदुस्तान में भी रहा है। जब ये महाभारत काल की लड़ाई देखें, शाम को लड़ाई बंद होती थी शंख के उद्घोष के बाद, फिर दोनों पक्ष में जाकर के घायलों और मृतों का वो अपने अपने जगह लेते थे और उनका संस्कार किया जाता था। उस वक्त कोई आपस में वैमनस्यता नहीं होती थी, और ये सुबह फिर जो उनका मॉर्निंग पोस्ट बजता था उसके बाद लड़ाई फिर शुरू होती थी। बिल्कुल, मेरे ख्याल से लास्ट पोस्ट का जो इतिहास हमारे दोनों चारों खास मेहमान बता रहे हैं बहुत ही दिलचस्प है, और मैं खुद इसे पहली बार सुन रहा हूं कर्नल राठौर, ब्रिगेडियर संधू, कि कहीं ना कहीं इसके पीछे वो जज्बा है कि चलिए युद्ध है, हम आपस में लड़ जरूर रहे हैं। और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नारंगी साफे के साथ और सूट में, और हर साल हमारी निगाह होती है प्रधानमंत्री की वेशभूषा पर, और इस बार भी उनकी ये वेशभूषा आप देख सकते हैं, नारंगी रंग का साफा, एक सूट। देखिए कमांडर ये जो नारंगी रंग है ये हमारे वैलर की पहचान होती है, जो हमारे देशवासियों को शायद ना पता हो। इस वैलर के जज्बे पे ही एक सिपाही है हंसते हंसते अपनी जान दे देता है। तो ये जो रंग है, इस रंग का जिसको कहते हैं, जिस तरह हमारे शहीद भगत सिंह ने भी कहा था, रंग दे मेरा बसंती चोला, उससे अगर आप बैकवर्ड में जाएंगे तो उसका मतलब समझ में आ जाएगा कि ये
पगड़ी जो उन्होंने आज बांधी है वो क्या दर्शाती है हम लोग। बिल्कुल अदम्य साहस का प्रतीक है जो रंग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में उनकी पगड़ी का रंग जो है वो दरअसल अदम्य साहस का प्रतीक है। और इस नजारे को देखकर न जाने कितनी बार, हर बार हम इस नजारे को देखते हैं और हर बार हमारी आंखें एक तरह से भर आती हैं। कर्नल राठौर जी हाँ, इस नज़ारे को देख करके हम सभी अभिभूत हो जाते हैं। दुख इस बात का है कि ये संवेदनाएं, ये भावनाएं क्षणिक हैं। जरूरत इस बात की है कि हर नागरिक, हर नेता इस देशभक्ति के जज्बे को जिंदगी में, अपने दिलों में, अपने दिमाग में हमेशा संजो कर रखे और ऐसा कोई काम ना करे जो देश हित के खिलाफ हो। तब शहीदों की असली श्रद्धांजलि होगी, देश प्रेम का असली उदाहरण होगा। कमांडर आहूजा। देखिए, कर्नल राठौर ने बिल्कुल ठीक कहा कि यह क्षणिक होता है। ये आज 26 जनवरी या 15 अगस्त को देख के थोड़े पल भर के लिए हम जब अपने जवानों की विधवाओं को देखते हैं तो थोड़े पल के लिए प्रभावित हो जाते हैं और उसके बाद फिर भूल जाते हैं। और हम ये भूल रहे हैं कि हमारे देश के लिए जितनी हमारी सीमाएं हैं, चाहे हमारी लैंड की हैं या समुद्र की हैं, चाहे वायु सेना की हैं, उसके लिए देश की जो सेना है तीनों अंगों की, उसमें अगर नौजवान बच्चे नहीं आएंगे, नहीं कूदेंगे तो ये हल्के हल्के, जो कर्नल राठौर ने पहले कहा था कि आप ये देखिए कैसे दूध वाले के बच्चे, कैसे गरीबों के जो कहते हैं जिनके पैसे के, उससे कैसे सैनिक स्कूल्स में जाते हैं, कैसे बचपन से उनके दिल के अंदर एक जज्बा आता है फौज में आने का और देश के लिए मर पिटने का, वो हल्के हल्के खत्म हो जाएगा अगर हम अपने देशवासियों के लिए, अपने बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, अपनी विधवाओं के लिए कुछ नहीं करेंगे और हम उनको भूल जाएंगे। हम आपको बता दें कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सलामी मंच का रुख कर रहे हैं और यह भी बता दें कि इंडिया गेट पर जो तीनों सेनाओं की टुकड़ी है कि संयुक्त टुकड़ी की कमान कमांडर कार्तिक दास संभाल रहे हैं। ये जानकारी हम आपको देना चाहेंगे। कमांडर कार्तिक दास तीनों सेनाओं की टुकड़ी को, और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री का कारवां अब सीधे सलामी मंच का रुख कर रहा है। और हम आपको यह भी बता दें कि सेना की टुकड़ी की कमान कैप्टन महेश सिंह बिष्ट संभाल रहे हैं, नौसेना की टुकड़ी की कमान लेफ्टिनेंट कमांडर प्रिया जय कुमार और वायुसेना की टुकड़ी की कमान स्क्वाड्रन लीडर प्रियव्रत सिंह संभाल रहे हैं। राजपथ का भव्य नजारा आपके सामने और एक कुहासा आप हल्का सा देख सकते हैं राजपथ पर, क्योंकि सर्दियां एक जुनून के साथ फिर से आ गई हैं दिल्ली में और ये कहा जाए उत्तर भारत में, तो एक हल्का सा कुहासा। और मेरे ख्याल से कैप्टन चटवाल, जो लोग वहां पहुंचे हैं उनके जज्बे को भी सलामी देनी होगी कि इतनी ठंड के बावजूद वो पहुंचे हैं यहां पर। हाँ, ये तो बहुत इतनी ठंड में उधर आना, इनका जज्बा तो साफ पता चलता है। और इस विजिबिलिटी में थोड़ा सा ये अभी फ्लाई पास्ट का भी देखना होगा कि ये फ्लाई पास्ट के लिए ठीक है कि नहीं विजिबिलिटी। तो जो फ्लाई पास्ट कंट्रोल के उधर भारतीय वायुसेना के ऑफिसर होंगे वो सब ये देख रहे होंगे, तो विजिबिलिटी के हिसाब से ही फिर वो फ्लाई पास्ट का क्लियरेंस होगा। देखिए, ये जो आज का नज़ारा है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा दर्शकों को कि सुबह 2 बजे से जो इस जगह पे लोग आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मैं 8 साल इस जगह में टैब्लोज इंचार्ज रहा हूँ और जो झांकियाँ को लाते हैं रविंद्र रंगशाला से, और कैसे ये रास्ता ऐसे बदल जाता है कि हर एक नागरिक अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को लाके 2 बजे से लाइनों में खड़े हो जाते हैं। वो जो ठंड होती है, जो कोहरा होता है, वो किसी को भी विचलित नहीं करता है। वो उस ठंड के अंदर भी एक वेट करते हैं कि 9 कब बजेंगे, कब वो अंदर जाएंगे, कब 10 बजेंगे, कब अमर ज्योति तो पहले नहीं होती थी जो 71 के बाद हुई है, उसके बाद कैसे वो घोड़ों की में जब राष्ट्रपति आएगा देखेंगे। तो हर चीज़ का एक नज़ारा अपना ही लुभाने वाला होता है। जिसने उस जगह में ये नहीं लिया है, टीवी पे देख के वो मज़ा नहीं आता जो आप करके देखेंगे, जो आपको वो ठंडी 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 हवा दिखेगी, आएगी आपकी शरीर के ऊपर। तो ये मैं वो करूंगा कि जिन्होंने ये नज़ारा अपने बिल्कुल कमांडर आहूजा, आप तो खैर उन टैब्लो के इंचार्ज थे। मुझे भी कम से कम 3 बार ऐसे मौके रहे हैं कि मैं वहां मौजूद रहा हूं, मगर हाँ, बड़े होने के बाद हम जाना एक तरह से भूल जाते हैं और मेरे ख्याल से माता पिता होने के नाते हमें अपने बच्चों को यहां पर ले जाना चाहिए। और आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सलामी मंच का रुख करते हुए, और इसी सलामी मंच के ठीक सामने आप देखेंगे सारनाथ का प्रसिद्ध सिंह शीर्ष, उसका एक तरह से, और यहां देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। और आइए थोड़ा वहां के स्वरों को
सुनते हैं वहां पे। 1.25 लाख दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा विशिष्ट व्यक्तियों के लिए अलग दीर्घाएं हैं। जोश और उत्साह जनसमूह में। The Prime Minister's arrival here causing a lot of eagerness and excitement. Happy and welcoming faces greeting him as he meets with people across the spectrum. In these enclosures, we also have political personalities, defense and government officials, and a cross-section of people. The Vice President, Mr. Mohammad Hamid Ansari, now being greeted राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पत्नी भी उनके साथ हैं और हमें इंतजार रहेगा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का भी, जो कि फ्रांसीसी राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद के साथ पहुंच रहे हैं। और यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर, सेना के तीनों प्रमुख मौजूद हैं और तमाम सियासतदान भी इस वक्त वहां मौजूद हैं। कुछ देर पहले आपने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की भी एक झलक देखी और लोग, उनके जोश में यहां कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है लोगों के जोश में। और आज मौसम भी थोड़ा खुशनुमा है कल के मुकाबले, कोहरा इतना ज्यादा नहीं है जितना कल था, लिहाजा फ्लाई पास में भी इतनी दिक्कत नहीं आनी चाहिए, हम उम्मीद करेंगे। और यहां आप देख सकते हैं और इस वक्त राष्ट्रपति के अपने 46 सजीले घुड़सवार अंगरक्षक के साथ पधार रहे हैं। 1773 में गठित घुड़सवार अंगरक्षकों का यह रेजिमेंट भारतीय सेना की बहुत पुरानी रेजिमेंट है और आप देख सकते हैं राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी President Pranab Mukherjee and His Excellency Francois Hollande, the President of the French Republic, being greeted very warmly by Prime Minister Narendra Modi, arriving at Rajpath for our 67th Republic Day parade. आप देख सकते हैं फ्रांस के राष्ट्रपति फ्रांसुआ ओलांद के साथ और एक पर्सनल रैपो, एक तरह से निजी उनका एक संबंध जो है वो यहां पर दिखाई देता है उनका। और यहां पे फ्रांसुआ ओलांद मिलते हुए सेना के 3 प्रमुखों से और भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी आप देख रहे हैं यहां पर। और कुछ देर पहले आपने वो 46 घुड़सवार अंगरक्षक को देखा, ये देखिए आपके सामने तस्वीरें उन 46 घुड़सवार अंगरक्षकों की। और इनका गठन हम आपको बता दें 1773 में हुआ था और ये रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। ब्रिगेडियर संधू। यस आप यू आर एब्सोल्युटली राइट, ये सबसे पुरानी रेजिमेंट। इंडिया वेलकम्स हिज एक्सीलेंसी फ्रांसुआ। इसका गठन वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1773 में किया था और उसके बाद आज की तारीख में 61 कैब और प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड, ये दोनों हॉर्स्ड कैवेलरी जो हैं विश्व में बहुत ही कम रह गई हैं। ये विश्व की गिनी चुनी हॉर्स्ड कैवेलरीज में इनका शुमार होता है। और अब से बस कुछ ही देर में ध्वजारोहण होगा, 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। और हम आपको बता दें कि जब ध्वजारोहण होगा तो राष्ट्रपति के साथ होंगे सर्जन लेफ्टिनेंट अंबिका नौटियाल, जो कि आईएनएस इंडिया से हैं। और लेफ्टिनेंट कर्नल आदित्य कुमार देवरानी, जिन्हें शौर्य चक्र मिला है।
अब आपको बता दें कि 2281 फील्ड बैटरी के लेफ्टिनेंट कर्नल आदित्य कुमार देवरानी, जिन्हें शौर्य चक्र मिला है, सेना मेडल से सम्मानित हैं, उनके नेतृत्व में ये 21 तोपों की सलामी दी गई। यहां पर जो गन पोजीशन ऑफिसर सहायक अनुदेशक तोपखाना सूबेदार जे लुइस थे, और ये देख सकते हैं आप जो 46 घुड़सवार अंगरक्षक हैं वो अब यहां से रुख कर रहे हैं। विशेष बल तो अब 6वीं बटालियन राष्ट्रीय राइफल्स मरणोपरांत लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी को अशोक चक्र दिया जा रहा है। दो 3 सितंबर 2015 को लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हफरूदा जंगल में घात लगाने वाले दस्ते में शामिल थे। शाम को 4 आतंकवादियों के साथ भीषण मुठभेड़ हुई, जिसमें उनके 2 साथी गंभीर रूप से घायल हो गए। लांस नायक मोहन अपने साथी के साथ घायल साथियों को बचाने के लिए आगे बढ़े और एक आतंकवादी को मार गिराने में सहायता की। अपने 3 घायल साथियों पर मंडराते गंभीर खतरे को भांपते हुए अपने जीवन की परवाह किए बिना और जांग में गोली लगने के बावजूद उन्होंने एक आतंकवादी को पास जाकर मार गिराया और दूसरे को घायल कर दिया। इस बीच उन्हें पेट में भी गोली लग गई। अपनी घायलावस्था में भी अडिग रहकर वे स्वयं अंतिम आतंकवादी पर टूट पड़े और वीर गति को प्राप्त होने से पहले उसे भी बहुत ही नजदीक से मार गिराया। लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी ने व्यक्तिगत रूप से 2 आतंकवादियों को मार गिराया, 2 अन्य आतंकवादियों को मार गिराने और अपने घायल साथियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने में सहायता की और इस प्रकार उन्होंने उत्कृष्ट वीरता का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी की पत्नी श्रीमती भावना गोस्वामी। A touching moment. कर्नल राठौर, शहादत का सबसे मार्मिक लम्हा यही होता है जब हम उनके परिवार की आंखों में देखते हैं, जब हम उनकी पत्नी की आंखों में देख रहे हैं। शहादत का ये सबसे अविस्मरणीय क्षण है। आप देखिए लांस नायक मोहन गोस्वामी की पत्नी ने किस धैर्यता के साथ, किस सादगी के साथ उन्होंने ये पुरस्कार ग्रहण करा। दुख का विषय है, लेकिन शायद उनकी जिंदगी का सबसे गौरवान्वित क्षण भी यह है कि उन्होंने अपने दिवंगत पति के लिए ये सर्वोच्च वीरता पुरस्कार ग्रहण किया। ये भारतीय नारी की दृढ़ता का प्रतीक है। बिल्कुल, मेरे ख्याल से शहादत, जिस तरह से शहादत लांस नायक मोहननाथ गोस्वामी में दी, इसमें 2 चीजें उभर कर आती हैं। पहली बात, उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की। उन्होंने अपने घायल सैनिक, अपने साथियों को बचाने की कोशिश की। उनकी जांघ पर गोली लग गई थी, मगर बावजूद उसके वो एक आतंकवादी पर कूदे और उन्हें से मार गिराया। मेरे ख्याल से शहादत की ऐसा जज्बा कहां मिलेगा कमांडर आहूजा? देखिए, यही तो हमारे कह सकते हैं कि एक फौजी। और मैं 1 सेकंड आपको रोक रहा हूं। आपके सामने राष्ट्रपति भवन की ओर से आते हुए करीब 4 MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स, और ये फॉर्मेशन जो है एक उल्टे शराब वाइन की ग्लास के रूप में उड़ान भरते हुए ये सलामी मंच का रुख कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि जमीन से करीब 60 मीटर ऊपर होते हैं और ये करीब 80 किलोमीटर प्रति घंटे से भरते हुए 4 MI-17 V5 हेलीकॉप्टर्स इस वक्त देख पा रहे हैं हम। उनके हेलीकॉप्टर पर राष्ट्रीय ध्वज, दूसरे पर थल सेना, तीसरे पर नौसेना और चौथे पर वायुसेना का ध्वज। विंग कमांडर R.K. दुबे के नेतृत्व में।
Delhi area who will be heralding this year's Republic Day parade. Into the Grand Place Breakfast, the General Officer has collected various और अब आपको बता दें परेड का आगाज हो चुका है, क्योंकि अब से बस कुछ देर बाद परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राजन रविंद्रन देखेंगे, जो कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग है दिल्ली के इलाके के, और इसी के साथ आगाज होगा 67वें गणतंत्र दिवस परेड का। थोड़ी ही देर बाद हम देखने वाले हैं इस साल जो परेड का नेतृत्व कर रहे हैं उन्हें जनरल कमांडिंग ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल राजन रविंद्रन। 1950 को मनाया गया था। राष्ट्रपति भवन को उन दिनों गवर्नमेंट हाउस कहा जाता था। उसी के दरबार हॉल में सुबह 10:18 पर भारत को गणतंत्र घोषित किया गया और इसके 6 मिनट बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। फिर 10:30 बजे 31 तोपों की सलामी से यह समाचार लोगों तक पहुंचा। और जैसे कि हमने आपको बताया कि परेड का आगाज हो चुका है। आपके सामने लेफ्टिनेंट जनरल राजेंद्र रविंद्रन को देख रहे हैं, जो कि इस परेड के कमांडर हैं। उनके सेकंड इन कमांड जो हैं, उनके सेकंड इन कमांड ये तो आपके सामने हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजन रविंद्रन, और इनके ठीक पीछे हैं मेजर जनरल राजेश सहाय, जिन्हें सेना मेडल मिला था और जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं दिल्ली हेडक्वार्टर्स के। आपके सामने इस वक्त आप देख पा रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल राजन रविंद्रन का परेड का आगाज हो चुका है। He commanded a Rashtra Rifles battalion in intense counter-insurgency, counter-terrorism environment in Jammu and Kashmir, and has also had the distinction of commanding a sensitive brigade in the same area. A graduate of the Defence Services Staff College and the prestigious High Command Corps, he has vast operational experience in varied terrain, including Siachen Glacier and the Northeast. और अब आप मेजर जनरल राजेश सहाय को देख रहे हैं। मेजर जनरल राजेश सहाय जो कि परेड के उप कमांडर हैं, मेजर जनरल उन्होंने 11 RR डोगरा को कमांड किया था 1999 से 2002 के बीच में, और उत्कृष्ट सेवा काल है आपका। परेड मेजर जनरल राजेश सहाय। ब्रिगेडियर संधू, कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं यही कहना चाहता हूं कि ये पहले जो परेड कमांडर थे ये मेजर जनरल रैंक के हुआ करते थे। अभी अपग्रेडेशन हो गई है दिल्ली एरिया की, जिसके कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हैं और उनके चीफ ऑफ स्टाफ हैं, बिल्कुल वो मेजर जनरल हैं। बिल्कुल, अब हम देख रहे हैं जो मार्च पास्ट शुरू हो गया है, परमवीर चक्र, अशोक चक्र और तमाम लोग आप यहां पर देख पा रहे हैं। हम आपको बता दें कि सूबेदार योगेंद्र यादव को आपने देखा, अभी आप सूबेदार संजय को देख रहे हैं। ये 13 जैकरिफ के हैं और ये दोनों परमवीर चक्र विजेता, कारगिल लड़ाई में इन्होंने परमवीर चक्र। बिल्कुल, हम कैप्टन बाना से इसकी अभी आप सामने देख रहे हैं। कैप्टन बाना ठीक से स्क्रीन पे आए नहीं। सियाचिन की लड़ाई में उन्होंने परमवीर चक्र हासिल किया। सुंदर जी हाँ, अब अशोक चक्र के जो विजेता हैं उन्हें हम देख पा रहे हैं। जसराम सिंह को देखा हमने, मेजर जनरल साइरस पीठावाला। साइरस पीठावाला भी जैकरिफ ग्रुप के हैं। जैसे एक ग्रुप होता है उसमें बटालियंस होती हैं, जैसे 13 बटालियन में संजय सिंह थे, ये जैकरिफ ग्रुप के हैं। इन्होंने मणिपुर में जो सबसे बड़ा हॉस्टाइल लीडर था उसको कैप्चर किया था। ब्रिगेडियर संधू, जिस लम्हे का इंतजार था, जो 1950 के बाद पहली बार हमने देखा फ्रांस का जो रेजिमेंट है उसे हम देख पा रहे हैं। बहुत ही गौरव की बात है और बहुत सौभाग्य की बात भी है। सुन लेते हैं हम ब्रिगेडियर साहब।
proud moment for the French president. And right behind them we have the military color party. In French, the 6 soldiers in 2 rows of 3 are called the Garde du Drapeau or military color party. The crowd very excited. आपको बता दें कि फ्रांसीसी बैंड की नुमाइंदगी मेजर जॉन क्लॉड लुबुए कर रहे हैं। कमांडर आउजा। देखिए, जो आज ये फ्रांस की जो टुकड़ी आई है, इसकी हिस्ट्री जो जाती है 14 जुलाई 1789 में मेमोरी ऑफ स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टिल के उस पर प्रेरित होती है, जिसपे कि हमारे देश की 17 मराठा लाइट इन्फेंट्री 14 जुलाई को 2009 में फ्रांस में गई थी और जिसका नेतृत्व एक टाइम पे हमारे कर्नल राठौर कर चुके हैं। 17 या उसी रेजिमेंट के हैं मराठा लाइट इन्फेंट्री पे। आप कुछ बता सकते हैं इसके बारे में? आपके सामने जो अभी फ्रेंच टुकड़ी गई है, ये 35 इन्फेंट्री रेजिमेंट की है, बहुत पुरानी रेजिमेंट है। आप अभी फ्रांसीसी जवानों को देख रहे हैं, इनके हाथ में मशहूर FAMAS राइफल है, असॉल्ट राइफल, और ये सारे जवान अभी हमारे साथ, हमारी फौज के साथ शक्ति 2016 का ज्वाइंट अभ्यास कर चुके थे और उसके बाद उन्होंने फ्रांस से अपनी गणतंत्र दिवस परेड के लिए रुकना उचित समझा और आज हमारे साथ। और अब आप 61 कैवलरी को देख रहे हैं, सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है। 51 घुड़सवारों का पहला दस्ता जो कि 61 कैवलरी माना जाता है। 61 कैवलरी रेजिमेंट विश्व की गिनी चुनी हॉर्स कैवलरीज में एक है। इसका मुख्यालय जयपुर में है और एक स्क्वाड्रन नई दिल्ली में रहता है। ये आर्मर्ड कोर से संबद्ध है और इन्होंने अपने साथ कई युद्धों में भी भाग लिया है। युद्धों के अलावा इनके सैनिकों ने और अफसरों ने कई खेलों में बड़ा अच्छा जी। और हम आपको बता दें कि इसकी कमान संभाले हुए कैप्टन अनंत राजपुरोहित और इनकी जो पोशाक है, और ये देखिए आपके सामने टैंक T-20 भीष्म, टैंक T-20 भीष्म आपके सामने अभी T-90 भीष्म है। 125 मिलीमीटर की स्मूथ बोर मेन गन है। ये रिफ्लेक्स मिसाइल भी फायर करता है। रिएक्टिव आर्मर इसके ऊपर लगा हुआ है। आज की तारीख में दुनिया के बेहतरीन टैंकों में इसका शुमार होता है। T-90S ये आज भारत के में काफ़ी मात्रा में करीब 600 टैंक्स हमारे भारतीय सेना में हैं जी। और इसमें कई तरीके के अम्युनिशन भी होते हैं इसके अंदर। ये अभी देखिए इन्होंने अपनी तोप घुमाई और राष्ट्रपति को और चीफ गेस्ट को इन्होंने सलामी दी और आगे बढ़ते हुए जी। T-90 भीष्म के बाद अब बारी आने वाली है ICV BMP-2 सारथ की। आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को और ये आपके सामने ICV BMP-2 ब्रिगेडियर संधू। BMP-2 आपको पहले ये समझना चाहिए दर्शकों को कि BMP क्या है। BMP के अंदर 7 सोल्जर बैठ सकते हैं। ये दुश्मन के फायर से आपको बचाता है और जब आप टारगेट के पास पहुंचते हैं तो ये 7 सोल्जर बीच में से निकल के उनके ऊपर हमला करते हैं। इसके ऊपर आर्मर प्रोटेक्शन भी होती है और वेरियस किस्म के वेपन्स होते हैं जो अपनी प्रोटेक्शन के लिए और दुश्मन को गिराने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। जी हाँ, आपके जी बोलिए। इसमें खास बात यह है कि ये 65 किलोमीटर की स्पीड से चल सकता है। और अब आपके सामने ब्राह्मोस मिसाइल, राजपथ पर 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल के मोबाइल स्वतंत्र लॉन्चर ब्राह्मोस मिसाइल प्रणाली और उसकी गूंज इस वक्त आप देख रहे हैं। ब्राह्मोस मिसाइल आपके सामने। कैप्टन चटवाल, ये ब्राह्मोस मिसाइल जो है ये एक जॉइंट वेंचर से बना है भारत और रशिया के साथ। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसमें 3 किस्म के मिसाइल हैं। ये जो अभी आप देख रहे हो आर्मी का है, जो सरफेस टू सरफेस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, बहुत ही खतरनाक मिसाइल है। इसको रोकना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये सुपरसोनिक स्पीड पे जाता है तो दुश्मन इसको रोक नहीं सकता।
और अब इसके बाद बारी आने वाली है आकाश वेपन सिस्टम की। आपके सामने आकाश वेपन सिस्टम इसके पीछे है और ये जो 27 वायु रक्षा रेजिमेंट के आकाश हथियार प्रणाली का ये हिस्सा है और इसका जो लीडरशिप है वो मेजर नेहा सिंह कर रही हैं। ये मेजर नेहा सिंह कर रही हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि ये साहब, हाँ जी, ये इंडिजिनसली यानी भारत में बनाया गया हथियार सिस्टम है। इसकी रेंज लगभग 150 किलोमीटर है जहां से ये डिटेक्ट कर सकते हैं और 25 किलोमीटर तक ये फायर कर चुके हैं। इसका इंडक्शन पिछले साल ही हुआ है 2015 में। कमांडर आहूजा, ये रडार की एक विशेषता है जो कि लो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट जो एनिमी के आते हैं उनको 25 किलोमीटर से 40 किलोमीटर की रेंज पे लो लेवल हाइट पे ये उनको पकड़ के उनको निशाना बना सकते हैं और उनको मार गिरा सकते हैं, जिससे कि हमारे ऊपर जो हमला होता है उससे अपने रेजिमेंट्स को और अपनी बटालियंस को, अपनी डिविजन्स को बचाया जा सके। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं सलामी मंच के ठीक साथ और भी कई राजनेता दिखाई दे रहे हैं। रामविलास पासवान को देखा और अब बारी है स्मर्च की। स्मर्च लॉन्चर व्हीकल्स, जी हाँ, स्मर्च लॉन्चर व्हीकल्स की नुमाइंदगी कैप्टन अर्पित जायसवाल कर रहे हैं। कर्नल राठौर, जी हाँ, ये रॉकेट रेजिमेंट है, ये रशिया की बनी हुई है और स्मर्च की खासियत ये है कि 300 मिलीमीटर का व्यास का ये 12 इसमें ट्यूब्स लगी हैं। एक ट्यूब से 280 किलोग्राम बारूद टारगेट पे फेंका जा सकता है। करीब 3.3 टन हाई एक्सप्लोजिव एक साथ एक फुटबॉल फील्ड के साइज के टारगेट के ऊपर डाला जा सकता है। बहुत ही खतरनाक हथियार और बहुत लंबी रेंज है, 60 से 90 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। बिल्कुल, स्मर्च की हमारे पास कई रेजिमेंट्स है। ये अपना ये रॉकेट रेजिमेंट रॉकेट प्रणाली है। और अब बारी है इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की, ICEWS। कैप्टन अर्चना सिंह, देखिए हमने पहले कैप्टन नेहा सिंह को देखा, कैप्टन अर्चना सिंह को देखा। ये अपने आप में मेरे ख्याल से हमने देखा नहीं कि इतनी महिला ऑफिसर्स कमांड कर रही होंगी अपने दस्तों का। ब्रिगेडियर संधू, हाँ, ये एक बहुत अच्छी बात है कि महिला आर्मी में इंडक्ट हुई है, एयरफोर्स में भी इंडक्ट हुई है और मैंने पर्सनली, मेरा जो एक्सपीरियंस भी है, ये बहुत एफिशिएंट है, बहुत सिंसियर है। लेकिन एक ही जो कमी रह जाती है कि एक्टिव फाइट में इनको इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता बिकॉज ऑफ वेरी मेनी रीजंस जो आप सबको बिल्कुल। पहले आपने मेजर नेहा सिंह को देखा, अब कैप्टन अर्चना सिंह को, और आप देख सकते हैं राज्यवर्धन राठौर खड़े होकर उनका स्वागत करते हुए। और आपके सामने अभी marching contingents, the parachute regiment, paratroopers of the Indian Army. Led this morning on Rajpath by Captain Amit Bijalwan of 5 para. तस्वीर आपके सामने राज्यवर्धन राठौर साहब की भी है और कुछ देर पहले आपने पैराशूट रेजिमेंट को देखा। कर्नल राठौर, आप कुछ कह रहे थे, संक्षिप्त में बताएं। पैराशूट रेजिमेंट का दस्ता आपने देखा, लांस नायक मोहन गोस्वामी जिन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र मिला वो इसी रेजिमेंट के थे। और अब पैराशूट रेजिमेंट के बाद बारी है कोर ऑफ सिग्नल की। राजपथ पर यह अगला दस्ता है, कोर ऑफ सिग्नल, और इसकी नुमाइंदगी कैप्टन प्रतीक धनकर कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये जो सिग्नल मैन है, कोर ऑफ सिग्नल, ये जो पूरी इस वक्त जो आप देख रहे हैं, ये दरअसल प्रतीक हैं मेहनत और कटिबद्धता का। मैं आपको बता दूं कि ये बहुत सालों के बाद हम कोर ऑफ सिग्नल्स के दस्ते को मार्च करते हुए देख रहे हैं। हमेशा इनका काम है सेना में संचार व्यवस्था बनाए रखना। इनका मार्च देखिए कितना खूबसूरती से और बढ़िया सफाई से इनकी मार्च पास्ट देख रहे हैं हम लोग। पहली बार मैं अपनी याददाश्त में पहली बार कोर ऑफ सिग्नल्स के
पैरा रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार मेजर रमेश सिंह के नेतृत्व में पैरा रेजिमेंटल सेंटर और 1STC का संयुक्त बैंड धुन बजा रहा है गिरिराज। तो आप देख सकते हैं पैराशूट रेजिमेंटल सेंटर और एक सिग्नल सेंटर 1STC का संयुक्त बैंड देखा आपने। सलामी मंच के सामने राजपूत रेजिमेंट की टुकड़ी कमान संभाली है 30वीं राजपूत रेजिमेंट के कैप्टन हितेश यादव ने। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य सर्वत्र विजय। कर्नल राठौर, लाल साफे में आप राजपूत रेजिमेंट के जवान देख रहे हैं। सर्वत्र विजय इनका आदर्श वाक्य है। इसी रेजिमेंट ने नायक जदुनाथ सिंह परमवीर चक्र पैदा किया, जिन्होंने 1947 कश्मीर ऑपरेशन में परमवीर चक्र हासिल किया। और अब आपके सामने गढ़वाल राइफल्स जो है वो प्रवेश कर रहे हैं और इस बटालियन की गढ़वाल राइफल्स की 4थी बटालियन के नेतृत्व लेफ्टिनेंट अजीत सिंह कर रहे हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य है युद्धाय कृत निश्चय। असम रेजिमेंट की बारी है। गढ़वाल रेजिमेंट के बाद अब बारी है असम रेजिमेंट की और इसकी लीडरशिप कर रहे हैं लेफ्टिनेंट आदित्य बिष्ट। आसाम रेजिमेंट का गठन 1941 में हुआ। सिर्फ 3 साल में इन्होंने नॉर्थ ईस्ट में बर्मा कैंपेन में 3 बैटल ऑनर्स और थिएटर ऑनर्स अर्जित किए। सारे आसाम और पूर्वोत्तर राज्यों से इसमें जवान आते हैं। बहुत ही शानदार रेजिमेंट है। इसका जो मोटो, इनका जो मैस्कॉट है वो गैंडा है, 1 हॉर्न इंडियन राइनो, और इनका वॉर क्राई है राइनो चार्ज। और ये जंगल फाइटिंग्स में बहुत एफिशिएंट है। The Assam regiment commanded led by Lieutenant Aditya Bish, the 4th Assam. और असम रेजिमेंट के बाद बारी 11 गोरखा राइफल्स की और ये इनकी मुस्तैदी देखते ही बनती है और इनकी जो नुमाइंदगी है वो कैप्टन इलान चलियान कर रहे हैं जो कि 6x11 गोरखा राइफल्स के हैं। ब्रिगेडियर संधू, जहां तक गोरखा का सवाल है, ये पूरे वर्ल्ड में माने हुए, अपनी वीरता के लिए माने हुए सिपाही हैं और उसकी फलस्वरूप अभी इंग्लैंड में इनकी एक रेजिमेंट है जो बाहर किसी देश की नहीं है। हमारे जो फील्ड मार्शल मानेक शाह थे वो भी इसी रेजिमेंट को बिलोंग करते थे और इन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतने बहादुरी के कारनामे किए हुए हैं जो शायद किसी और पलटन ने नहीं किए हो। बिल्कुल, और हम आपको बता दें 11 गोरखा राइफल्स के उस साहस को आप देख रहे हैं कि जो राजपथ पर। और अब बारी है कंबाइंड बैंड गढ़वाल राइफल रेजिमेंटल सेंटर और कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर की। And Kumaon Regimental Center led by Subedar Major Bhaskar Singh Rawat. रेमाउंट वेटनरी कोर के मूक योद्धाओं के श्वान दस्ते का नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन अनुराग चंद्र हाथी बरुआ। और ये देखिए कोर का आदर्श आपके सामने वो दस्ता जिसका हमें सभी को इंतजार था, आरवीसी का आर्मी स्वान दस्ता। मनुष्य और कुत्ते का संबंध बहुत पुराना है और आज इस दस्ते ने मानसी नाम के आर्मी स्वान को श्रद्धांजलि दी है। आपको ये बता दूं कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति यहाँ भी बैठे हुए हैं, इन्होंने भी पुलिस डॉग डीजल जो कि नवंबर 2015 के टेररिस्ट अटैक में मारा गया था, खुद इन्होंने श्रद्धांजलि दी थी। जी, और इससे पहले पूर्व सैनिकों का जो है टैब्लो शुरू हो चुका है। डॉग्स का भी बताना चाहेंगे। डॉग्स 2 किस्म के थे, इसमें जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर। जर्मन शेफर्ड्स अटैक के लिए यूज होते हैं और अभी जो पूर्व सैनिकों का दस्ता आ रहा है, ये इसको देख के हमें खुशी भी है और गम भी है। गम इसलिए है कि ये पहली बार हो रहा है कि जब पूर्व सैनिकों को फिजिकली
इसके ऊपर मार्च करते नहीं दिखाया इससे जा पहले रहा। कभी नहीं हुआ कि पूर्व सैनिकों को इस तरह से कमांड आहूजा, इससे पहले कभी नहीं हुआ? कभी ये नहीं हुआ, पहली ये बार हो रहा पहली है। बार हो रहा है। तो इसलिए हमारे दिल में, क्योंकि हम भी पूर्व सैनिक हैं, हमारे दिल में रंजिश भी है। जी। और अब नेवल ब्रास बैंड की बारी है आपके सामने, मगर पहले वहां सुनते हैं पहले वहां की। सलामी मंच के सामने बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर रमेश चंद्र कटोच म्यूजिशियन फर्स्ट क्लास के नेतृत्व में जय भारती की जोशीली धुन बजाते हुए भारतीय नौसेना के 81 बैंड वादकों का दल। नेवल ब्रास बैंड के बाद अब बारी है नेवल मार्चिंग कंटिंजेंट की। नौसेना के जाने माने मरीन कमांडोज माकोस के लेफ्टिनेंट कमांडर अनिल रैना इसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। हम आपको बता दें, समुद्री सीमा के कर्तव्यनिष्ठ रक्षक यानी नौसेना का मार्चिंग दस्ता गुजरता हुआ। ये हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि आज तीनों अंगों में महिलाओं ने जो, और उसके साथ ही साथ तीनों अंगाओं के अलावा पैरामिलिट्री के अंदर भी, सीआरपीएफ के अंदर भी आप देख सकते हैं कि महिलाएं कहां से कहां आगे आ रही हैं। और आज शायद वो दिन भी आ गया है कि फाइटर एयरक्राफ्ट के उड़ाने की वो भी स्टार्ट हो चुकी है इंडियन एयरफोर्स के लिए, कि महिलाओं को उसके अंदर 2 को चुना गया है, जो कि हमारे देश के लिए गौरव की बात है। बिल्कुल। हम आपको बता दें कि प्लेटून कमांडर्स नेवल मार्चिंग कंटिंजेंट के हैं लेफ्टिनेंट कमांडर चेतना सोसले, लेफ्टिनेंट मनीषा के तक्षक और लेफ्टिनेंट प्रियंका शांत। और ये अभी अभी पास आउट हुए हैं मेरे ख्याल से बेसिक ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट आईएनएस चिल्का से, ओडिशा से अभी अभी पास आउट हुए हैं, जिनका जिक्र अभी अभी मैंने किया कमांडर आहूजा। ये एक गौरव की बात है कि इतने कम समय के अंदर पासिंग आउट के बाद, जो कि एक रिपब्लिक डे परेड के लिए चुने जाना ही अपने लिए एक बहुत बड़ी और अब बात बारी है इंडियन नेवी की झांकी की, जिसका विषय है सशक्त भारत के माध्यम से मैरीटाइम सुरक्षा और स्वदेशीकरण। कमांडर आहूजा, मैं इस पे ये बताना चाहूंगा कि हमारे देश के लिए बहुत ही गौरव की बात है जो आईएनएस विक्रांत 40,000 टन का युद्धपोत जो ऑलरेडी समुद्र में कदम रख चुका है, और अगले 2 सालों में जो इसकी कमीशनिंग हो जाएगी 2018 में, उसका जो उसके ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल और बार्क 1 और बार्क 8 होंगे। कमांडर आहूजा, मैं आप रोकूंगा क्योंकि अब वायुसेना का मार्चिंग दस्ता आ गया। हम आपको बता दें कि स्क्वाड्रन लीडर आशीष मान की अगुवाई में ये हो रहा है। यहां पर कैप्टन रविंद्र चटवाल। ये वायुसेना का दस्ता आप देख रहे हो, इसमें 2 मेल ऑफिसर्स हैं और 2 लेडी ऑफिसर्स हैं। इसमें 144 एयरमैन भी है, और जो लेडी ऑफिसर्स हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट एसएस मैत्रे और फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिल्पा बाटला। बिल्कुल, और साथ ही फ्लाइट लेफ्टिनेंट डेनिस जॉन भी हैं उनके साथ। और यहाँ आप देख सकते हैं फ्लाइट लेफ्टिनेंट शशिकला शेषाद्री मैत्रे और फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिल्पा बाटला को। और हम आपको बता दें कि पिस्टल को होल्स्टर में संभाले और राइफल को बगल शस्त्र मुद्रा में रखते हुए ये जो तमाम प्रहरी हैं किस शान के साथ मार्च करते हो। और अब बारी एयरफोर्स बैंड की भी है। कैप्टन चटवाल, ये बैंड जो है 72 म्यूजिशियन है, इसमें 3 ड्रम मेजर है, और ये जो धुन बजा रहे हैं गैलेक्सी राइडर्स। ठीक है, उस धुन को सुन लेते हैं। चाहे उत्तराखंड हो या यमन हो या नेपाल, कई गंभीर प्राकृतिक और भारतीय आपदाएं, वायुसेना ने हजारों बहुमूल्य प्राणों की रक्षा की। हम आपको बता दें एयरफोर्स बैंड का नेतृत्व किया जूनियर वारंट ऑफिसर अशोक कुमार ने, और जो ट्यून बजाई जा रही थी वो थी गैलेक्सी राइडर्स की। गैलेक्सी राइडर्स की ट्यून बजाई जा रही थी और इसकी नुमाइंदगी कर रहे थे जूनियर वारंट ऑफिसर अशोक कुमार। And this is the Indian Air Force tableau. ये देखिए भारतीय वायुसेना की झांकी, और इस बार जो इसका विषय है वो है मानवीय सहयोग तथा आपदा राहत ऑपरेशन, राष्ट्र की सेवा में सदैव तत्पर। कर्नल राठौर, आप कुछ कहना चाहेंगे? ये जो झांकी है ये बताती है कि सशस्त्र सेनाओं का आपदा राहत में कितना बड़ा योगदान है। सेना, वायुसेना, नौसेना, सारी सेनाओं का एक
बिना कहे हमेशा तत्पर रहते हैं आपदाओं में नागरिकों की सहायता करने के लिए। और अब आपके सामने डीआरडीओ की झांकी आप देख सकते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ शॉर्ट रेंज वायु और समुद्री निगरानी रडार, ये है इस बार इस झांकी का विषय। कर्नल राठौर जी, कोस्टल सर्वेलेंस रडार के ऊपर इन्होंने काफी काम किया है। आपको याद होगा जब पिछले साल प्रधानमंत्री सेशल्स गए थे तो उन्होंने वहां पर एक रडार स्टेशन की स्थापना भी की थी जी। तो अभी भारत में कोस्टल रडार और मैरीटाइम सर्वेलेंस रडार का जो वो प्रोजेक्ट चल रहा है जी, उसमें ये सारे रडार लगाए जाएंगे। जी कर्नल राठौर, कैप्टन आहूजा। देखिए, ये रडार जो है सर्विलेंस रडार हमारे देश के लिए बहुत ही आवश्यक हो गए हैं। जब से बॉम्बे में अटैक हुआ था, आप देख सकते हैं कि वो कोस्टल उससे आए थे जिन्होंने हमला करा था। उससे अब उन्होंने गुजरात में जो है कोस्ट गार्ड की एक नई डिवीजन तैयार करी है, जिससे कि ये रडार्स जो है पूरे कोस्टल लाइन पे लगा दिए जा रहे हैं, जिससे कि इन्फिल्ट्रेशन ऑफ बोट्स वगैरह को वो कर सके, उसकी निगरानी कर सकें और कोई भी अनहोनी बात को होने से बचा सकें। और इसके बाद अब हमें इंतजार है वरुणास्त्र का, जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर टॉर्पीडो है, यानी कि पनडुब्बी युद्ध टॉर्पीडो और मारीच उन्नत टॉर्पीडो रक्षा प्रणाली। देखिए, दो चीजें इस साथ दिखाई जा रही हैं। मारीच एक्चुअली एक डिकॉय सिस्टम है। जब अगर कोई पनडुब्बी किसी शिप पर, मेरे ख्याल से इसलिए मारीच का नाम भी दिया गया। जी हाँ, इसीलिए दिया है। अगर कोई टॉर्पीडो फायर करता है तो उसके जवाब में ये टॉर्पीडो फायर किया जाता है, जिससे डिकॉय निकलता है और वो टॉर्पीडो जो है वो भ्रमित हो जाता है। जो दूसरा टॉर्पीडो आपके सामने बीएसएफ फोर्स बैंड, हम आपको बता दें कि बीएसएफ फोर्स बैंड को इससे पहले 5 बार पुरस्कार मिल चुका है। आपको याद होगा कल आपने हमारा खास कार्यक्रम जाबाज देखा था। सनी देओल गए थे बीएसएफ के जवानों और बीएसएफ के ऑफिसर्स से मिलने, तो यही बैंड आपने उस कार्यक्रम में सुना था और इस बैंड को 5 बार मिला है पहला पुरस्कार। सुनते हैं। डिप्टी कमांडेंट अरविंद कुमार गिरी के नेतृत्व में सीमा सुरक्षा बल का मार्चिंग दस्ता, हमारी सीमा के रक्षक, सीमा सुरक्षा बल। चमन में उनका आना हो गया है, मौसम बहुत सुहाना हो गया है। वक्त क्या अंदाज है, क्या नाज है, क्या आला है, सच धज के आपसे मिलने आए हैं। राजनीति वेशभूषा शाही अंदाज में ऊंट संग्राम और उस पर सवार राजस्थान संसदीय डिप्टी कमांडेंट कुलदीप सिंह चौधरी, चाहे वो राजस्थान की चिलचिलाती गर्मी हो या गुजरात का कोसों दूर फैला प्रदेश का रण हो, हर विषम परिस्थिति में सीमा प्रेमियों सच्चा और भरोसेमंद साथी, मुझ पशु लेकिन कोई चूक नहीं। और लगता है बैंक की धुन और तार से अपनी चाल। और अब बारी सीमा सुरक्षा बल के ऊंट सवार बैंड की, और इसकी नुमाइंदगी बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर फूलाराम कर रहे हैं। उनकी अगुवाई में ये सलामी दी जा रही है। ब्रिगेडियर संधू, ऊंट को मारुथल का जहाज भी बोला जाता है। कहते हैं कि आप कितने भी वेपन सिस्टम एडवांस कर लो, कोई भी आप कम्युनिकेशन का एडवांस कर लो, लेकिन जब तक ऊंट आपके पास है रेगिस्तान में, आपको किसी चीज का डर नहीं रहता है। या तो इसी ये के जो साथ टुकड़ी है, इसकी कंट्रोवर्सी हो रही थी कि इसको नहीं शामिल किया जाएगा इस बार, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उन्होंने बोला कि इतने सालों से आ रहा है, आप ऐसा नहीं करते तो दोबारा इनको शामिल किया गया है। और हमारी ओर से हमेशा रिकमेंडेशन है कि ये रहनी चाहिए। कर्नल राठौर, आपकी इस पर प्रतिक्रिया? जी हाँ, ये ऊंटों के बारे में ये था, ऊंट दस्ते को शामिल नहीं किया जाएगा। मेरे ख्याल से अगर नहीं शामिल किया जाता तो ये दर्शक इतने रंग बिरंगे जानवरों को देखने से वंचित रह जाते। चलिए वहां सुनते हैं, वहां के सुरों को सुनते हैं। और सीमा सुरक्षा बल के ऊंट सवार बैंड के बाद अब बारी असम राइफल्स के बैंड की। हम आपको बता दें कि वारंट ऑफिसर मनु बहादुर क्षेत्री के नेतृत्व में करीब 85 बैंड वादकों का यह दस्ता जो है वो
जो है आगे बढ़ रहा है। सुनते हैं वहां पर। Color to the simplicity of olive green. The Assam Rifles marching contingent led by Major Vivek Bhanot of 34 Assam Rifles. Also called the Sentinels of the Northeast, the Friends of the Hill People. राठौर, आसाम राइफल को फ्रेंड्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट पीपल भी कहा जाता है। बहुत पुरानी रेजिमेंट है, 180 साल का इसका इतिहास है। और ये मैं बता दूं कि जब दलाई लामा भारत आए थे तो उनका स्वागत असम राइफल्स ने ही किया था। और इसके अलावा पूरे पूर्वोत्तर राज्य में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उसकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी असम राइफल्स के पास है। बिल्कुल, जैसे कि हमने आपको बताया कि असम राइफल्स के साथ में बहुत इनएक्सेसिबल एरियाज में भी इनकी बर्मा बॉर्डर के साथ जितना भी ईस्ट है जहां आप प्राइमरी जंगल्स पाते हैं। अब आपके सामने इंडियन कोस्ट गार्ड का मार्चिंग कंटिंजेंट है। डेप्यूटी कमांडेंट अरविंद कुमार पांडे इसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। कमांडर आहूजा, कुछ कहना चाहेंगे अगर आप इसके बारे में? देखिए, कोस्ट गार्ड जो है जिसने कि पैरामिलिट्री फोर्स में 30 साल पहले ही कदम रखा था, आज वो सबसे उच्च स्तर की कोस्ट गार्ड बन चुकी है हमारे देश के लिए, जिसमें कि अभी सबमरीन्स को छोड़ के बाकी सारे अंग मौजूद हैं। सलामी मंच के सामने से अब गुजर रहा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के ब्रास बैंड के 100 उत्साही जवानों का दस्ता। इंस्पेक्टर अमर सिंह इसकी अगुवाई कर रहे हैं। सलामी मंच के ठीक सामने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महिला बटालियन मार्चिंग दस्ते की शान देखी जा सकती है। 148 जवानों के इस दस्ते की कमान असिस्टेंट कमांडेंट सुश्री मीनाक्षी सिंह संभाल रही हैं। और आप बारी है मंच के सामने दिल्ली पुलिस बैंड की। एजेपी एलन के नेतृत्व में रेलवे सुरक्षा बल का बैंड। थोड़ी देर बाद दिल्ली पुलिस का बैंड, मगर आपके सामने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स मार्चिंग कंटिंजेंट। The Railway Protection Force marching contingent led by Divisional Security Commissioner Alipurdwar Binod Kumar. And this is the band of the Delhi Police led by आपको बताया कि बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम बहादुर दिल्ली पुलिस बैंड का नेतृत्व कर रहे हैं। और यहाँ पे जो गाना भी है वो दिल्ली पुलिस का गाना है और इसमें करीब 59 पर्सनल हैं, 3 सब इंस्पेक्टर्स हैं। दिल्ली पुलिस बैंड के बाद बारी होगी दिल्ली पुलिस मार्चिंग कंटिंजेंट की। And this is the marching contingent of Delhi Police led here on Rajpath this morning by Assistant Commissioner of Police Balram Yadav. Their motto, Shanti, Seva aur Nyay, always with you and for you. Setting the stage for the arrival of the National Cadet Corps, forming an epitome of excellence is the boys' NCC band, marching with their heads held high and marching with vigor and passion. The fine band of Delhi Kapurthala State Warrior is led by Bandmaster Under Officer Satya Panik. और अब हम रुख कर रहे हैं एनसीसी के सीनियर डिवीजन के कैडेट्स की, उनके छात्रों का बैंड। मेरे ख्याल से इस मौके पर कैप्टन चटवाल, इनकी हौसला अफजाई की जरूरत है। जो लोग वहां बैठते हैं उनकी हौसला अफजाई से भी इन पर बहुत असर पड़ता है, जो लोग कंटिंजेंट्स में होते हैं शामिल। बिल्कुल, बहुत ये जो ऑडियंस जो है, ऑडियंस का सपोर्ट इनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और ऑडियंस के लिए ये जो मार्च कर रहे हैं उनको देख के ही इनका भी हौसला बढ़ता है। कर्नल राठौर, देखिए एनसीसी एक बहुत बड़ा दल है हिंदुस्तान के अंदर, इसकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। एक ऐसा है जिसके थ्रू हम इनको अनुशासन सिखाते हैं और बैंड बजाना, स्कूली बच्चों द्वारा बैंड बजाना आसान बात नहीं है। आप मार्चिंग सीख सकते हैं, आप फायरिंग सीख सकते हैं, लेकिन बैंड बजाना बहुत मुश्किल काम है। तो आपके सामने एनसीसी सीनियर डिवीजन बॉयज का मार्चिंग कंटिंजेंट आप देख रहे हैं, जिसकी नुमाइंदगी सीनियर अंडर ऑफिसर आशुतोष त्रिपाठी कर रहे हैं, जो कि 1st बटालियन एनसीसी कटक से हैं। और अब बारी आपके सामने एनसीसी की छात्राओं का बैंड है और इसकी अगुवाई अंडर ऑफिसर महिमा तयाल कर रही हैं। बैंड की अगुवाई कर रहे हैं अंडर ऑफिसर महिमा तयाल, साथ दे रही हैं संतोष बिश्नोई और प्रियंका सेप्ता, और धुन बजा रहे हैं सारे जहां से अच्छा। एनसीसी गर्ल्स बैंड के बाद अब बारी सीनियर डिवीजन एनसीसी गर्ल्स मार्चिंग कंटिंजेंट का, और इसकी नेतृत्व जो है वो कर रही हैं वनला रेमुरुत्ती, जो कि एनसीसी डायरेक्टरेट 1 मीजो बटालियन एनसीसी के हैं। कमांडर आहूजा, देखिए जब बात एनसीसी की आती है तो वो आज हमारे देश के लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। अगर आज जितने भी देखेंगे जो लोगों ने आर्मी नेवी एयरफोर्स ज्वाइन करी है, उनका जो बचपन था वो एक एनसीसी के रूप से ही स्टार्ट हुआ था, जो कि 60s में बहुत ही हर स्कूल में, हर कॉलेज में एनसीसी विंग बना दी गई थी, और जिसके बिना आप कहेंगे कि हमारे जो अग्रणी प्राणी है देश में फौज में आने की। अब आपके सामने सामूहिक पाइप और ड्रम बैंड, पाइप एंड ड्रम्स, और इसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं मद्रास रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार मेजर ईवी विजयन। और ये भारतीय सेना के 12 पाइप एंड ड्रम्स का समूह है, और इसमें शामिल जो हैं आर्टिलरी सेंटर के कर्नल राठौर। आप सही कह रहे हैं, ये सामूहिक है। इसमें कई रेजिमेंट्स की पोशाक मैं देख सकता हूं, इन्फेंट्री, आर्टिलरी वगैरह वगैरह। एक अच्छा एकता का और सामंजस्य का उदाहरण देते हुए एक साथ धुन बजाते हुए। Now a vision of grey and white on a grey tarmac here at Rajpath. This is the contingent from the National Service Scheme. Contingent Commander Sheikh Asif Rafiq of Dr. Baba Saheb Ambedkar University, Pune. The NSS movement in India is considered to be a silent revolution in constructive community work. आपके सामने एनएसएस मार्चिंग कंटिंजेंट आपके सामने, और उनसे पहले आपने देखा मास्ड पाइप्स एंड ड्रम्स, जिसका नेतृत्व सूबेदार मेजर ईवी विजयन कर रहे थे।